तुम पूरे घाटों चलाकर आज पूरा पैसा घर में रख रहे हो, तुम्हारे पास पट्टा भी नहीं है क्या? नहीं लोग जानते हैं कहाँ गई इंटेलिजेंस, नहीं पता क्या? और अगर ये छुपा रहे हैं तो मुख्यमंत्री को सब धोखा दे रहे हैं मिलकर, सारे घाटों में पार्टनर हैं। मेरी बात झूठ निकलेगी, मैं फिर दोहराता हूँ, मैं जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर कोई साबित करते, मैं आपसे कहता हूँ अभी आप तैयार हो जाओ, जानकारी कर लो जितने घाट चलाए जा रहे हैं, कितने कितने परसेंट के पार्टनर है, 1 रुपया नहीं लगा है। कहीं बेटा बैठा, कहीं भाई बैठा, कहीं भतीजा बैठा, आप सब जगह और सबको किसको बेवकूफ बना रहे हैं। भाई जवाहर जी वो भी इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, पर वो पिछले 5-6 साल में कुछ कर नहीं पाए। तो जो कर नहीं पाता ना, वो परेशान होकर वो कोशिश करता कि इन्हें कैसे बदनाम करो। देखिए साजिश तो बहुत बड़ी लोगों ने की थी जी, लेकिन हमने कहा ना एक अदालत भगवान की भी है, वो भी न्याय करती है। आप देखेंगे वो कितनी झूठी घटना बनाई गई, इसमें कितने षड्यंत्र शामिल थे। किसी भी एफआईआर में हमारा नाम नहीं था, लेकिन सब में मुलजिम बना दिए जा रहे हैं। एक ऐसे आदमी के विषय में हमें जोड़ा जा रहा है जिससे मेरी बोल चाल बंद है पिछले 10 सालों से। तो उस जोड़कर फिर उससे बहुत सारे लोग और भी फंसाए गए। अकेले उसमें हम पीड़ित नहीं थे, बल्कि उसमें बहुत सारे लोग पीड़ित हुए। गांव के किसान भी बनते गए लोग, ऐसे लोगों पर को मैं कह सकता हूं कि राजनीति का ये स्तर कभी रहा नहीं। अगर चाहते हैं कि निष्पक्ष जानकारी, तो सीबीआई जांच कराओ ना पूरे मामले की। मैं खुद मांग कर रहा हूं, मैं पीड़ित हूं, विक्टिम हूं, मैं कह रहा हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं कह रहा हूं कि आप सीबीआई जांच कराओ। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में। और आमने सामने में हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो शायद किसी पहचान की मोहताज नहीं है और बुंदेलखंड में एक बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ मौजूद हैं दीप नारायण सिंह यादव जी, पूर्व विधायक। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में आपका। थैंक यू, आपका भी हृदय स्वागत कि आप लोग भोपाल से चलकर हम लोगों के बीच में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी समय बाद मुझे लगता है कि चैनल पर विधायक जी आ रहे हैं। बहुत जो है कठिन समय निकालने के बाद अब आपसे इतने समय बाद मुलाकात हुई है। जनता जो है काफी जो है सवालों के जवाब भी चाहती है, बहुत कुछ पूछना चाहती है और बहुत कुछ आपसे सुनना चाहती है। तो विधायक जी, कैसा रहा ये सफर? अभी करीबन 7 महीने जो आप जेल में रहे, तमाम मुद्दों पर आपको टारगेट किया गया, क्या लगता है कैसा? देखिए साजिश तो बहुत बड़ी लोगों ने की थी जी, लेकिन हमने कहा ना एक अदालत भगवान की भी है, वो भी न्याय करती है जी। तो मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं भगवान की कृपा हुई और जिसकी वजह से एक हमें न्याय मिला। आप देखेंगे वो कितनी झूठी घटना बनाई गई, इसमें कितने षड्यंत्र शामिल थे। किसी भी एफआईआर में हमारा नाम नहीं था, लेकिन सब में मुलजिम बना दिए जा रहे हैं। एक ऐसे आदमी के विषय में हमें जोड़ा जा रहा है जिससे मेरी बोल चाल बंद है पिछले 10 सालों से। हमारे दल में भी नहीं, हमारी विधानसभा के रहने वाले भी नहीं। तो उस जोड़कर फिर उससे बहुत सारे लोग और भी फंसाए गए। अकेले उसमें हम पीड़ित नहीं थे, बल्कि उसमें बहुत सारे लोग पीड़ित हुए। गांव के किसान भी बनते गए लोग, ऐसे लोगों पर को मैं कह सकता हूं कि राजनीति का ये स्तर कभी रहा नहीं। हम राजनीति मुद्दों पे करते हैं, विचारों पे करते हैं, कामों पे करते हैं, कोशिश करते हैं कि उससे बेहतर कुछ हम करें। सरकार के फैसले भी उसी से प्रभावित होते हैं। मैं कह सकता हूं कि जिस लेवल पे जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, जिन्होंने ये कोशिश की है, लोग सब उनके बारे में जानते हैं, लोग सच्चाई जानते हैं। मैंने कहा ना, कुछ लोगों से छुपा सकते हैं बात, पर जनता से नहीं छुपती कोई बात। आप अभी रोड पे निकल जाओ, पूछो क्या वो घटना में मैं दीप नारायण सिंह शामिल थे, आपको स्वतः जवाब मिल जाएगा कौन शामिल था कि नहीं था। फिर भी हम लोगों ने 7-8 महीने जेल में निकाले, एक संघर्ष का समय और गुजरा, पर हमने कहा ना कि कहीं ना कहीं न्याय देने वाला कोई तो है, इससे न्याय मिला और हम लोग बाहर हैं, आज बैठे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ कि अगर उनके मन में जरा भी कुछ है, अगर चाहते हैं कि निष्पक्ष जानकारी, तो सीबीआई जांच कराओ ना पूरे मामले की। मैं खुद मांग कर रहा हूं, मैं पीड़ित हूं, विक्टिम हूं, मैं कह रहा हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं कह रहा हूं कि आप सीबीआई जांच कराओ। जिस दिन सीबीआई जांच हो जाएगी ना, उस दिन इनके चेहरे पीले पड़ जाएंगे। कितनी झूठी घटना बनाकर, किस तरह षड्यंत्र करके कैसे फंसाया हमें इन्होंने। और फिर दूसरी अदालत न्यायालय भी है, देखो न्यायालय में क्या फैसला होता है। बिल्कुल। तो विधायक जी, विरोधियों के बारे में आप कह रहे हैं, कौन है ये विरोधी? वैसे तो बेसिक एक ही आदमी है जो राजनीतिक तौर पर हमारे प्रतिद्वंदी हैं, जो लड़ रहे थे। हम चाहते थे कि लड़ाई राजनीतिक बने। वो लड़ाई ये बने कि हम लोग राजनीति में अपने इन पिछले 15-20 सालों में हम बेटियों की शादियां करते हैं, गरीब बेटी को, विभिन्न जातियों की बेटियों को अपनी बहन बनाकर उनके सामूहिक विवाह किए। हम लोग स्वास्थ्य कैंप लगाते थे, हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में तमाम आयोजन करते थे, हम लोग स्वास्थ्य, हम लोग कभी जरूरत पड़ी लोगों को ब्लड डोनेशन भी करते थे। मैं सोचता था कि प्रतिद्वंदी भी ऐसा मिले जो इस क्रम को बढ़ाए। बिल्कुल।
पर लोग और राजनीति की दिशा को भी हम इस ओर ले जाना चाहते थे। हम लोग छात्र राजनीति से आए, कोशिश थी कि राजनीति से पद प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी तो हर पल एक कोशिश होना चाहिए जो हमें बनाने वाले उनकी जिंदगी में सुधार कैसे ला दें, उनके लिए हम कुछ ऐसा क्या करें। सरकार के तौर पर जब हम जिम्मेदारी संभालते हैं तो हमने बांध बनाए, सड़कें बनाई, पुल बनाए, जो कोशिश थी अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए पूरे विधानसभा को अपग्रेड किया, बिजली अच्छी मिले इसके लिए नए इंतजाम किए, जो पिछले 50 साल में नहीं किए थे वो कोशिश की। हम चाहते थे कि हमारे जो सफलता पाने वाले व्यक्ति हैं भाई जवाहर जी, वो भी इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, पर वो पिछले 5-6 साल में कुछ कर नहीं पाए। तो जो कर नहीं पाता ना, वो परेशान होकर वो कोशिश करता कि इन्हें कैसे बदनाम करो। तो इन्होंने झूठी घटना बनाकर मुख्यमंत्री जी को कैसे कन्विंस किया, किसने कैसे उनकी इंटेलिजेंस फेल हुई, कैसे लोगों ने एक सच बात नहीं बताई कि सच और झूठ क्या है। पर मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं प्रभावित किया। उनकी इस होशियारी को मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने फंसाने के लिए षड्यंत्र ऐसा रचा जिसमें मुख्यमंत्री जी भी भटक गए और उनको भी भुला दिया कि क्या होने जा रहा है, या अधिकारियों पर इतना दबाव बना दिया कि वो सच कहने की साहस ही नहीं जुटा पाए कोई, जिसके कारण हम लोग एक लंबा सफर जेल में गुजर गया हमारा। तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ किया, जो कुछ भी किया। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो है हमारे, उनको अगर आपकी बात पता चलेगी, वो बात सुनेंगे, तो वो उस बात को समझेंगे? मैं पूरी तरह से, मुझे यकीन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहा कि आप एक बार फोन करें, मुझे समय दिलाएं, मैं जाकर मिलना चाहता हूँ जी। और अगर मुझे ये भी यकीन है कि इस पद पर बैठने वाले आदमी का बहुत बड़ी सोच होती है। जिस दिन वो मेरी बात सुन लेंगे, जो झूठी कहानी सुनाकर, झूठी घटनाएं सुनाकर उन्होंने जैसे कन्वर्ट किया उनको, या उनके मन में जो भी बात डाली है, या और भी जिस अधिकारियों के मार्फत ये सब योजना रची थी, जिस दिन मेरी बात सुन लेंगे 1 मिनट में सब चीजें सामने हो जाएंगी, वो सच समझ जाएंगे सच और झूठ क्या है। तो विधायक जी, आपके भरोसे से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ काफी भरोसेमंद इंसान है और निष्पक्ष इंसान है। जो यहाँ की जनता है, यूपी की जनता, इसीलिए शायद उन पर बार बार भरोसा जता रही है। आप लोग लगातार अखिलेश यादव का नाम आगे करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आपके, लेकिन आप ही का भरोसा दिखा रहा है कि कितने निष्पक्ष है। देखिए, मैंने कहा ना कि इस पद पे पहुंचने वाले व्यक्ति की विचार बहुत बड़े होते हैं। मेरी ये कल्पना है, मेरी ये सोच है, मेरी ये मानना भी है पक्के में, कोई सहज नहीं बनता। तो बहुत सारी खूबियां होती है, पर मैं सोचता हूं कि न्याय के मामले में अखिलेश जी को देखता था उस समय, कोई विपक्षी पहुंच गया, उसने अपनी बात सुनाई, उन्होंने जैसी सुना, अरे सब गड़बड़ हो गया, 1 सेकंड में एक्शन लेते थे। मैं वही कल्पना उनमें देखता हूँ। वो क्योंकि वो मुख्यमंत्री तो मेरे भी हैं जी, बिल्कुल। जो मुख्यमंत्री किसी पार्टी के थोड़ी हैं, वो उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको अगर बहुमत से चुना है, तो उसका भले ही हम विपक्ष की भूमिका में है, हम उनके विचारों से या उनके कामों से सहमत नहीं हो सकते हैं, पर ये तो नहीं कह सकते कि वो मेरे मुख्यमंत्री नहीं है। तो एक जनता के नागरिक होने के नाते या राजनीति के कारण भी मेरा एक रिश्ता तो है कि मैं अपनी बात जाके कह सकता हूँ उनसे जी। और मुझे पूरा यकीन है कि उनके अंदर जो साधुत्व भी है, साधु का रूप भी है उनको एक उसमें भेष में, मैं कह सकता हूँ कि जो साधु जिसके अंदर है, वो साधु तो सच बात हाल जान जाता है, और वो साधु तो अगर जिंदा है तो 1 सेकंड में न्याय हो जाएगा। तो ये जो आपको टारगेट किया गया, या ये भी कह सकते हैं टारगेट किया जा रहा है, चूंकि अभी भी एक एफआईआर आपके खिलाफ हुई, फिर से मुकदमा लिख गया, और तमाम चीजों पर अभी भी शिकंजा कसा जा रहा है, कभी आपकी कोई कुर्की हो जाती है, कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। तो क्या मुख्य वजह क्या लग रही है? क्या जवाहर जी का ही एकदम जो विरोध है वो है, या फिर ऊपर लेवल से भी अब काम हो रहा है? देखिए, जब आप कार्रवाइयों की घटनाओं को देखें, आप जैसे पहले झूठा मुकदमा फंसाकर 2-2 जगह गैंगस्टर लगाकर एक घटना को 10 भाग में बांट देना, 16 तारीख की कोई घटना है, पुलिस उसको भूल जाती है, 17 को फिर 10 बजे रात रिपोर्ट लिखती है, तब कहीं नाम नहीं होता, फिर 24 तारीख को एक एफआईआर होती है, उसमें नाम नहीं होता, फिर 28 तारीख को एफआईआर होती है, फिर भी मेरा नाम नहीं है, फिर 29 तारीख को एफआईआर, किसी एफआईआर में नाम नहीं, बाद में सब में हमें बयानों के आधार पर मुलजिम बना देना। मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं इन्होंने अपने बड़े प्रभाव का इस्तेमाल कन्विंस किसी ना किसी को तो किया था, तब तो ये सब हो गया हमारे साथ। अब प्रॉपर्टी को लेकर आपने स्कूल हमारे जब्त कर लिए। मैंने जब 20 साल पहले पहला कॉलेज बनाया तो मैंने एक संकल्प लिया था सबके सामने, अपनी सब समिति में, इस ट्रस्ट में हमने अपने ताऊ के नाम पर बनाया, जिन्होंने अपनी जिंदगी लोगों को पढ़ाने में, हम सबको पढ़ाने में लगाई। मैंने कहा इस संस्था से, इन विद्यालयों से कभी अपने घर में फीस के पैसे से घर नहीं चलाऊंगा, जब भी जो भी आमदनी अगर होगी तो इस विद्यालय का आगे प्रमोशन करेंगे और बच्चों के लिए नया इंतजाम करेंगे। और इस क्रम में हम लोगों ने उस ट्रस्ट के मार्फत एक डिग्री कॉलेज मोड बनाया, गुड़सराय बनाया, 2 ITI बनाए, पब्लिक स्कूल बनाया। और मैंने कहा कि जमीन वहीं से खरीद कर लोगों से लेकर ट्रस्ट पर जमीन कराई। ट्रस्ट की जमीन स्कूल खोलने वाला व्यक्ति मालिक नहीं होता, वो ट्रस्ट मालिक होता। आज जितने भी आज अपने 50-100 साल के आप स्कूल देखेंगे, खोलने वाले कुछ और थे, चलाने वाले कुछ और लोग होंगे। ये किसी की प्राइवेट संस्था नहीं बसती। वो स्कूलों को आपने जब्त करा दिया,
कीमतें 100 करोड़ लगा दी। मैं आपके मार्फत आज पहली बार कह रहा हूं, जिस दिन गवर्नमेंट मांगेगी फ्री में सारे कॉलेज संस्थाओं को सरकार को डोनेट कर देंगे। जब उनसे कोई आमदनी चाहिए ही नहीं है, हमारे दिमाग में नहीं है, और सरकार अगर फ्री बच्चों को पढ़ाती है, तो मैं आज कह रहा हूं कि सारे स्कूल सरकार मैं दान कर दूंगा। बताइए मुझसे कहाँ लिखवाना है। अगर सरकार चलाए उनको, मुझे कोई मुनाफा नहीं चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा व्यवसाय नहीं किया। आप हर संस्था को 100 करोड़ बदल जा रहे हैं। आप इस जो मैंने प्रोजेक्ट मून सिटी बनाया, इसको करोड़ों में आपने आग दिया। इसमें 100 करोड़ रुपए स्टेट बैंक के लगे हैं, 70 करोड़ रुपए सेंट्रल बैंक के लगे हैं। इसमें मेरा खुद का मकान नहीं है, हम प्रोवाइडर हैं। अगर हम इंजीनियरिंग करके आए थे, इसलिए मैं डेवलपमेंट के काम में मैं गया। आप उसको मेरी संपत्ति बनाकर मुझे बदनाम कर दें पूरे देश में, कि इतने करोड़ के मालिक। हमने कोई चोरी का काम नहीं किया, हमने कोई चोरी नहीं की जिंदगी में। और अगर पैसे से इतना प्रेम होता हमें, तो 1000 बेटियों को अपनी बहन नहीं बनाते। करोड़ों रुपए उन बेटियों की शादियों में खर्च किए, किसी से पैसा लेकर नहीं किए, अपनी संस्था बनाकर अपनी कोशिश करके कैसे हम उनकी बेटियों की खुशियों में बन जाए, सब जातियों के बीच से नफरत कैसे खत्म हो जाए। अपने जीवन के तौर तरीके जिंदगी, मैंने पहले भी, आप शायद मेरे इंटरव्यू निकाल कर देखिए, मैंने पहले भी एक दिन बोला था आपसे कि जिंदगी में जो कुछ भी कमाऊं, एडवांस टैक्स जमा करता हूं, हर काम को पारदर्शी रखता हूं जीवन में। अगर टैक्स पैसे से इतना, तो क्या जरूरत थी लड़कियों की शादी के लिए कोई जिम्मेदारी के लिए जबरदस्ती कह रहा था हमसे कोई? क्या हमने सोचा था आगे जाके हम एमएलए बनेंगे? तो फिर ये सब बातों के लिए आप मुझे बदनाम करने के लिए कुछ भी कर लो। मैं आज भी कह रहा हूं, और भगवान को साक्षी मान के कह रहा हूं, कि जिंदगी में जो कुछ कमाऊंगा, आधा पैसा गरीबों की सेवा पे खर्च करूंगा। मैं क्यों टैक्स की चोरी करूंगा, जब मेरा मकसद जीवन का ये है? मैं कोई ऐसा काम जीवन में किया नहीं है, ना जिंदा रहते करूंगा। विधायक जी, ये सब कार्यवाही आप पे कर रही हैं, देखिए कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा, कुछ ना कुछ बात तो होगी। आपको क्या समझ में आया अभी कि क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य है, इन्होंने ये समझा दिया कि ये समाजवादी पार्टी के बहुत ताकतवर लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी विपक्षियों को मिटाने की जो रणनीति बनाई हो, या ये व्यक्तिगत अपनी, इनके मन में जो घृणा है उसकी वजह एक और भी है। इनकी फादर ने मर्डर किया भरी पंचायत में किसी का, मेरे पिता ने किसी को थप्पड़ नहीं मारा। मेरे घर में 2 लोगों के मर्डर हुए। मेरे ससुर साहब की हत्या हो गई शादी के बाद, मेरे भाई के ससुर की लखन बाबा की हत्या हो गई। मेरे घर में लोग मारे गए हैं। आप झूठी घटनाएं सुनाकर मुझे बदनाम करेंगे? हम लोगों ने अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ी है। हम लोग किसी गैर से लड़ने नहीं गए। अगर हम पर मुकदमों की बातें कहानी सुनाते हो, कोई 302 का मुकदमा मेरे ऊपर नहीं है। इनके घर में इनके पिताजी ने भरी अदालत में किसी को मारा था, हम्बीर सिंह की हत्या करी थी उसमें। तो मैं कह सकता हूँ, मैं ये सब बातें नहीं करना चाहता। राजनीतिक लड़ाई इसको नहीं ले जाओ, व्यक्तिगत नहीं बनाओ। लड़ाई राजनीतिक मुद्दों पे करो। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा लड़कियों की शादी करने के लिए। मेरा मकसद पहले दिन वो था, आज भी है। एक दिन में नेतागिरी करने वाले लोगों से एहसास कराऊंगा कि ये पद प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है। लोग बड़े सपने देखती है तुम्हें बनाते हुए। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उन गरीब की कैसे मदद करें। हम मजबूर कर देंगे। तुम पूरे घाटों चलाकर आज पूरा पैसा घर में रख रहे हो, तुम्हारे पास पट्टा भी नहीं है क्या? नहीं लोग जानते हैं कहाँ गई इंटेलिजेंस, नहीं पता क्या? और अगर ये छुपा रहे हैं तो मुख्यमंत्री को सब धोखा दे रहे हैं मिलकर। सारे घाटों में पार्टनर हैं। मेरी बात झूठ निकलेगी, मैं फिर दोहराता हूं, मैं जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर कोई साबित करते, मैं आपसे कहता हूं, अभी आप तैयार हो जाओ, जानकारी कर लो जितने घाट चलाए जा रहे हैं, कितने % के पार्टनर है। 1 रुपया नहीं लगा है। कहीं बेटा बैठा, कहीं भाई बैठा, कहीं भतीजा बैठा, आप सब जगह, और सबको किसको बेवकूफ बना रहे हैं। गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत के बारे में आप कह रहे हैं कि सारे घाटों में बिल्कुल पार्टनर हो। नहीं निकलेंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं कहता हूँ आपसे इतने चैलेंज के साथ, अभी नहीं लड़ूंगा निवाड़ी का चुनाव। अभी कर ले मुख्यमंत्री एजेंसी जांच। अभी किसी पत्रकार से आपके चैनल के लोग अगल बगल हैं, पूछो जाके गोपनीय तरीके से कौन चलवा रहा है ये। तो मैंने कहा आप किसी दूसरे को बदनाम करें। मैंने कहा हमारे बीच में फर्क क्या है। तो आप तो किसानों की बात कर रहे हैं। हमारी पत्नी के नाम पट्टा था, तब हमने कोई काम किया, और दूसरी जगह नहीं किया। मैंने कभी किसानों को नहीं रोका। हमारे जमाने में जब तक मेरे पास पट्टा रहा, 800-900 रुपए में ट्रॉली गांव में मिलती थी। गरीब आदमी मकान बनाता था। मेरी बात आपके मार्फत लाखों लोग सुन रहे होंगे, और सहमत हो तो इस पर कमेंट जरूर करना। जिस दिन से ये बने हैं, उस दिन से 4000-5000 की ट्रॉली गांव का गरीब आदमी मकान नहीं बना पा रहे। 5 साल से मकान नहीं बने हैं। ये बात जिस दिन मुख्यमंत्री को पता लगेगा, उस दिन इनके सब चेहरे खुल जाएंगे। ये सच क्या है, सच झूठ क्या है। 12,500, 10,000, 12,000 में ट्रक भरता था एक घाट पर। आज आप वैध का नाम देकर अवैध की आपने मिसाल बना दी। 30-30 हजार में गाड़ी भर रहे हैं। क्या जनता लुट रही है और कोई बोलने वाला नहीं है? और अगर मैं ये सवाल उठा दिया तो आप पूरी दुश्मनी निकालेंगे, मुझे बदनाम करेंगे मुख्यमंत्री की नजर में, सबकी नजर में, जनता की नजर में। ये भैया ये बड़े बड़े आदमी हैं। हमने कहा मैं ऐसा बड़ा आदमी बनना भी नहीं चाहता था। मैं तो गाँव से आया, लोगों की दुआओं ने मुझे आगे बढ़ाया, और जब तक जिंदा रहूंगा जिस भरोसे के साथ, अभी भी मैं हारा हूं पर 80,000 वोट पाया हूं। मैं 10 साल एमएलए रहा हूं। मुझे गरीबों ने, लोगों ने मिलकर मुझे मेरी पत्नी को एमएलए बनने का सौभाग्य दिया। हम दोनों पति पत्नी अलग अलग स्टेटों से एमएलए बने। ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। ऐसे ही नहीं कोई बन सकता। आज हम भले ही हारते हैं, तब भी लोग 80,000 लोग मेरे साथ खड़े थे।
मैंने कहा कि बड़े लोग मिलकर किसी जाति घृणा में किसी नई बात सुनाकर, ये तो बहुत सारे लोगों के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, बहुत प्रधानमंत्री जी का भी इस्तेमाल, भगवान का भी इस्तेमाल, सबका इस्तेमाल, और फिर राजनीतिक गणित कुछ गलत बैठ गया। लेकिन फिर भी 80,000 लोग मेरे साथ थे। निवाड़ी के चुनाव के बारे में मैं कह दूं कि पिछले चुनाव से लगातार देख रहे, निवाड़ी में कभी भी मेरा वोट घटा नहीं है। मेरी पत्नी को लोगों ने ज्यादा बढ़ के वोट दिए हैं, हमेशा वोट बढ़ के मिले हैं। ठीक है, दूसरी पार्टियां मिल जा रही हैं आपसे, धोखा करके आप हर चीज जा रहे हैं, इसको सफलता नहीं कहते, पर मैं कहता हूं लोग मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ जीऊंगा और उनको आश्वस्त करता हूं, मैं कोई गंदा काम नहीं करूंगा, जान दे दूंगा अपनी, पर गलत काम नहीं करूंगा। अच्छा विधायक जी, ये तो बात हुई इस लेवल की जहां पर आपने बताया कि विधायक जी से जो आपका बिल्कुल 36 का आंकड़ा चल रहा है अभी, उसके बारे में। लेकिन अब देखिए एमपी में चुनाव भी हैं, लगातार मुकदमे हो रहे हैं, आपको लगता है कि क्या इसी वजह से जो है बार बार टारगेट किया जा रहा है? चूंकि आप निवाड़ी में जो है आप जा चुके हैं, जनसंपर्क करना आपने शुरू कर दिया है, निवाड़ी चुनाव बिल्कुल करीब है, अब मध्य प्रदेश के चुनाव बिल्कुल करीब है, तो इसी वजह से क्या वापस से मुकदमे?